हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। मैं आज सुबह भी छोटा सा एक क्लिप डाला था। जो मैंने सुबह बनाया था तो आफ्टरनून में डाला था। तो अभी मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। वैसे तो मैं अपने बारे में ही कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन अपने बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि इससे काफ़ी दिन पहले, नियरली 1 मंथ हो चुका है, मैंने एक वीडियो डाला था न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे क्या नए रूल आए हैं। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किए थे कि यहाँ पे कैसे हम सेटल हो सकते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में जाके या कुकरी में जाके या ट्रक ड्राइवर का यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को ये बता दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंस का ऑफिस नहीं चलाती, ना ही मेरे को कोई इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। बट मैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मैं सबसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है वो मैं यहाँ के जो न्यूज़ चैनल है या न्यूज़पेपर है जो वहाँ पे अपडेट करते हैं इमिग्रेशन का स्टाफ या इमिग्रेशन मिनिस्टर जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, तो वहीं से जो मेरे पास मैं पढ़ती हूँ मैं वही सबसे शेयर करती हूँ। बिकॉज़ मेरे खुद की फैमिली में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, तो वो भी आना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हर किसी को फ़ोन करके हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि टाइम डिफरेंस है, और फिर कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, कई बार उनके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ कि सबको थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं कि क्या क्या मतलब हो रहा है, तो कब तक इमिग्रेशन ओपन होगी। तो देखिए कि ज़रूरत तो ट्रक ड्राइवर की भी है, डॉक्टर्स की भी है, नर्सेस की भी है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल फील्ड में भी है, एजुकेशन मतलब फील्ड में भी जो कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, टीचर्स की, कंस्ट्रक्शन मतलब एवरीथिंग, हर फील्ड में, कंस्ट्रक्शन में भी चाहिए, नॉर्मल लेबर भी चाहिए। तो मतलब हर फील्ड में ज़रूरत तो है वर्कर की। तो प्रॉब्लम क्या है कि इमिग्रेशन जो है वो अभी क्लोज़ है। इमिग्रेशन ने अभी कोई भी वीज़ा ओपन नहीं किया है अभी तक, मतलब 2022 फेब तक सब अभी तक क्लोज हैं। अभी ओपन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो बॉर्डर ओपन किए हैं, ना ही अभी वीज़ास की साइट जो है ओपन की है। तो इस वजह से अभी तो कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है। आफ्टर जब ओपन हो जाएगा तो सभी कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हमें किसी भी कंट्री में जाने से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो जो हमने डिग्री की है उसके साथ साथ, डिग्री के साथ साथ अगर कहीं पे प्रैक्टिकल नहीं किया तो हमें उस रिलेटेड जो भी हमने फील्ड चूज़ की है, कोई कॉमर्स में गया है, कोई मेडिकल में गया, या नॉन मेडिकल में गया, या किसी ने आर्ट्स में कुछ आगे डिग्री की हुई है, या कुछ भी मतलब जिसने जिस तरह की डिग्री की है, या डिग्री नहीं भी की है, नॉर्मल आपने स्टडी की है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी एक्सपीरियंस जो है ज़रूर लेना चाहिए प्रैक्टिकल में, तो ताकि उसके बारे में आप आगे चल के वर्क जो है कर सकें। तो सेकंड चीज़ में और बात बताना चाहूँगी कि हमें सेल्फ प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हर तरह सेल्फ मेड बनना चाहिए। बिकॉज़ हम लोग जो हमारे जो इंडिया में हम लोग सभी ऐसे ही होते हैं कि अपना काम खुद करने की हमें आदत नहीं होती है। तो खुद करना अपने आप में थोड़ी-सी हम शर्म महसूस करते हैं, क्या मैं अपने बर्तन खुद रखूँ? क्या मैं अपने कपड़े वो खुद प्रेस करूँ, या अपने कपड़े खुद फोल्ड करके रखूँ, या खाना खुद बनाऊँ, माँ मम्मी है घर पे या सिस्टर है घर पे तो वो कर सकते हैं, या बाहर के काम मैं खुद क्यों करूँ। तो इसके लिए मतलब हमें अगर फॉरेन में अपने आप को सेटल करना है तो वहाँ पे भी हमें सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत है। कोई भी अपना काम है खुद ही करो, किसी के ऊपर मत छोड़ो। बिकॉज़ जब हम बाहर आ जाते हैं तो सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये हमें पहले शुरू से सीख लेना चाहिए था। मतलब यहाँ पे आके फिर दिक्कत नहीं होती है। तो
सेकंड ये हो गया। थर्ड मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि जब तक कोई भी इमिग्रेशन, चाहे वो कनाडा की है या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अदर किसी भी कंट्री की है, जो जो अभी तक ओपन नहीं हुए, उसके वहाँ पे जाने से पहले, अपना वीज़ा आने से पहले आप लोगों के अंदर एक और चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस। जो लोग वहाँ पे बहुत सारे हमारे मतलब मैंने भी खुद, मेरा भी अपना लाइसेंस मैंने जाके नहीं बनवाया था, ऑफिस में ही बन के आ गया था। तो हमारे जो ड्राइविंग हमें आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। और सेकेंडली कि प्रैक्टिकल दे के हमें अपना जो फुल लाइसेंस है वो अपना बनवाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की हमें आगे जाके अब्रॉड में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज़ फिर हमें वहाँ जाके हमारा जो वहाँ का लाइसेंस है बनना थोड़ा सा इजी हो जाता है, जीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा। तो मतलब सेकंड स्टेप से शुरू हो जाता है। वो मैं फिर किसी दिन उसके ऊपर बताऊंगी आप सबको कि लाइसेंस कैसे बनता है। तो ड्राइविंग अगर नहीं आती तो उसको हमें अच्छे से सीख लेनी चाहिए, और अगर आती है तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो फोर्थ में ये भी बताना चाहूँगी कि जिस भी हम कंट्री में जाना चाहते हैं, उस कंट्री से रिलेटेड हमें वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे क्या रूल है, चलना कैसे है, मतलब चलने के भी रूल होते हैं, बीच सड़क पे नहीं चलना है, साइड पे चलना है। और और भी मतलब काफ़ी सारे जो भी रूल होते हैं वो आजकल सभी को पता है। जब हम लोग ने आना था तो गूगल का इतना नहीं ज़माना था, लेकिन आज का जो ज़माना है इंटरनेट का ज़माना है। तो जिस भी कंट्री में कोई भी जाना चाहता है, वहाँ के कॉलेजेस के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, या वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लिविंग कैसा है, एवरीथिंग हमें जो नॉलेज मिल जाती है नेट से। तो हमें वहाँ से उसके बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए, जितनी हो सके वहाँ के रहन सहन के, जहाँ जो भी हमें ज़रूरी है हमारे लिए, वो रूल हमें जो सीख लेने चाहिए। पूरी तरह तो हम नहीं सीख पाते, लेकिन थोड़ा मतलब हमें अवेयर होना चाहिए कि वहाँ ऐसे होता है, तो क्या क्या चीज़ें नहीं होती, जो क्या क्या, जैसे अभी थोड़े दिन पहले कनाडा के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि बच्चे वहाँ पे हॉर्न बजाते हैं, ऊंची स्पीड में गाने चलाते हैं और सॉन्ग्स वगैरह चलाते हैं, तो फिर गाड़ियों की आवाज़ें करते हैं, तो मार्केट में डिस्टरबेंस होता है, तो लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी का नाम भी ख़राब कर रहे हैं और फिर आपस में लड़ाइयाँ भी करते हैं। तो ये चीज़ एक क्राइम भी माना जाता है, हम अगर हम फॉरेन में जाके ऐसा कुछ करते हैं तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा मतलब अपने पहला स्टेप सीखना ही चाहिए, क्योंकि जो स्टडी की है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो तो हमारी प्योरिटी है। तो सेकंड थिंग, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का रहन सहन सिस्टम क्या है, रूल ऑफ रेगुलेशन क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, कितने लोग कैसे कैसे कहाँ पे रह सकते हैं, तो ये सारा कुछ मतलब हमें थोड़ा सा गूगल में सर्च करके वहाँ से तो उसके बारे में अवेयर होके अपना नेक्स्ट स्टेप जो रेडी करना चाहिए। तो साथ में जो और चीज़ ज़रूरी, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो बोलने का तरीका है, उसमें भी थोड़ा सा हमें, एक तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस अपनी आवाज़ में, अपनी बोल में, अपने मतलब बात करने के तरीके में, तो थोड़ा सा हमारा जो सॉफ्टनेस ज़रूर होना चाहिए। कई लोग तो बहुत अच्छे प्यार से बोलते हैं, लेकिन कई लोग थोड़ा सा मतलब अभी क्या मैं बोलूँ कि थोड़ा सा एटीट्यूड सा आ जाता है, तो वो चीज़ आके यहाँ फॉरेन कंट्रियों में आके हमें पता चलती है कि इस चीज़ को हमें वहीं पे छोड़ आना चाहिए था। जब हम फ्लाइट में चढ़े, जिस भी कंट्री में जाते हैं, तो जो एटीट्यूड है उसको वहीं पे छोड़ के आना चाहिए। तो ये चीज़, एटीट्यूड भी बड़ी अलग अलग टाइप का होता है, फिर बात लंबी हो जाती है, तो वीडियो फिर स्किप करके देखनी पड़ती है कईयों को। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बंदा मेरी वीडियो को स्किप करके देखे। सो सॉफ्टनेस मतलब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए हमें। तो इसके ऊपर मैं अपना ही प्रैक्टिकल बताती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं दूसरों की बातें नहीं करती, मैं अपनी ही बात करती हूँ। अभी हम लोग लास्ट ईयर नवंबर में इंडिया गए, 2019 में नवंबर में हम इंडिया गए, और जनवरी 26 28 को हम वापस आए 2020 में।
तो जब हम गए तो हम तीनों ही गए थे, लेकिन सतीश को अर्ली आना पड़ा, तो मैं और रुद्र वहाँ पे 2 मंथ स्पेंड करके आए। और वहाँ जब हम रह के आए तो मेरे को भूल ही गया कि मेरे को यहाँ आके स्लो बोलना है। तो जब हम यहाँ इमिग्रेशन कर रहे थे, क्रॉस करनी थी तो लाइन में लगना था, तो ऐसा था कि जब यहाँ के सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे की लाइन अलग होती है और सिटीजन जो होते हैं उनकी भी अलग होती है। तो हम लोग, मैं सिटीजन वाली लाइन में लग तो गई, बट रुद्र मेरे साथ था, तो मेरे को लगा कि अभी रुद्र बड़ा है तो इसको बच्चों वाली लाइन में नहीं लगना है। तो हम नॉर्मल लाइन में जो लगी हुई थी तो उसमें लग गए। तो बट उसमें से एक ऑफिसर जो चेक कर रहा था तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि आप वो बच्चों वाली लाइन में जा सकते हो, बच्चे को ले जाओ। तो रुद्र थोड़ा सा अपने ब्रीफकेस के साथ खेल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊंची आवाज़ में आवाज़ दी। तो मेरे को ऑफिसर बोलता है कि आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो बच्चे को? तो आपको नहीं पता कि इतना साउंड ऊपर नहीं करना है। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी इंडिया में नहीं, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ। तो मेरे को अपने आप में बड़ी, मतलब मैंने बहुत फील किया कि मेरे को ऐसे बोला है कि मैं इतना ऊंचा बोली थी। ये मतलब अभी मैं नॉर्मल जैसे बोला, मैंने रुदर ऐसे करके बोला, तो उनको लगा कि नहीं ये बच्चे को सही नहीं बुला रही हो। तो उसने मेरे को एक, अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बोले, अपनी लैंग्वेज में बोले, तो इसको उन्होंने मेरे को डांटा कि आप ऐसे क्यों बच्चे को बुला रहे हो। तो मैंने सॉरी बोला फिर उसको, उनको। तो मतलब ये एक छोटा सा मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ कि जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मतलब हमें बिल्कुल भी साउंड अपना ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मली बात करनी है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस अपने आप में लेके आना पड़ेगा, अगर हम अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कि बाहर हमने जाके अपने आप को सेटल करना है। तो और चीज़ ये कि गाड़ी की जो मेन चीज़ है, हम लोग यहाँ पे कार्स ही ज़्यादा ड्राइव करते हैं। और कार्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में तो ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, दूसरे रिक्शा मिल जाते हैं, बसेस कहीं पे भी कहीं पे चली जाओ, मतलब मिल जाएगा सब कुछ। तो नहीं तो घर पे एक्टिवा है, बाइक है, वहीं उठा के चले जाओ, कार है, एवरीथिंग, मतलब हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, होती हैं। तो ऑप्शन होती है कि कुछ हम कुछ भी चूज़ करो तो वहाँ पे चले जाओ। लेकिन अगर हम घर से बाहर आते हैं, इंडिया से बाहर आते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी मोड़ पे ऑटो रिक्शा या रिक्शा या हर स्टॉप पे बस तो मिलेगी, लेकिन बस का टाइम होता है कि कौन सी बस कहाँ पे कितने बजे जानी है। और फिर एग्जैक्टली जहाँ पे आपको पहुँचना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पे उसके बाहर उतारे। जहाँ ट्रेन भी होती है तो सेम वहीं पे नहीं उतारेगी जहाँ पे आपको जाना होता है। तो इसलिए सभी लोग चूज़ करते हैं कार्स को ही। तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि हमारा लाइसेंस जो है वो मस्ट है। तो अगर हम इंडिया से ही सारी चीज़ें ये सीख के आते हैं तो और बढ़िया हो जाएगी। तो उसके साथ साथ हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो यहाँ की, मतलब सबको पता है कि हमें आके फिर बाहर इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। तो जैसे हम लोग इंडिया में जैसे स्टूडेंट्स तो आते हैं आइलट्स करके, अभी मैं तो बिना आइलट्स के ऐसे ही सीधी आई हूँ। तो अपना जो वर्ड्स है उनको काफ़ी क्लियरली बोलना चाहिए। और जैसे क्लासेस लगा लिया आइलट्स की, उसके बाद घर पे बैठ गए हैं तो दोबारा प्रैक्टिस नहीं करे, ये भी रॉन्ग बात है। जब तक वीज़ा नहीं लगता, जब तक फ़ाइल नहीं लगती, तब तक अपनी प्रैक्टिस को घर पे ही जारी रखिए, ताकि आप अपनी लैंग्वेज जो कि आपने सीखी है, लर्निंग की है, जहाँ आपने रीडिंग की है, लिसनिंग की है, तो उसको आप मतलब ड्रॉप अप ना कहीं पे कर दो। तो उसके लिए फिर अपना घर पे भी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो अपनी इंग्लिश की, जहाँ कोई भी जो अपना सॉन्ग वगैरह है वो सुन सकते हो, जहाँ आप अपने एयरपोर्ट लगा के भी अपने सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो। तो ताकि जो आपकी जो लिसनिंग है वो भी ना ख़राब होए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में से या किसी के साथ में ऐसी लैंग्वेज, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। वैसे हमें तो रूटीन जैसे नहीं होती है, बट धीरे धीरे फिर बन जाती है जब हम बोलना शुरू करते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, आजकल सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी फ़ॉरेन का जो एक्सेंट होता है वो थोड़ा चेंज होता है। स्टार्टिंग में मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ पाती थी। चलो मेरी तो बात ही और है, क्योंकि हम लोग तो सरकारी में पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह नहीं देखे कभी, हमें तो नहीं चलो इतना पता, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को
थोड़ा मैनेज कर लिया है अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन के। तो मतलब टाइम पास जो भी हमारा हो मतलब चल रहा है हो जाता है। लेकिन अब जैसे अभी बच्चे हैं तो उन्होंने स्टार्टअप करना है, तो हमें तो किसी ने गाइड नहीं किया था कि वहाँ जाके कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर या मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल हैं जिनके बच्चे आना चाहते हैं, जब जिनके माइंड में प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फॉरेन में सेटल होना है, तो उनको ये सारी प्रिपरेशन जो है ज़रूर करनी चाहिए, ताकि उनके लिए फिर ज़्यादा उनको टफ़ ना लगे और इजीली वो सेटल हो सकें। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। अगर मैं और ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी वो जो मैंने 1 मंथ पहले वीडियो डाला था न्यूज़ीलैंड के रूल जो 2021 में चेंज हुए हैं उसके ऊपर, तो आप सब ने काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो पसंद किया, काफ़ी ने कमेंट भी किया। और उनके मैं अभी देखो आंसर जो मेरे को लगता है कि मैं बोल के बता दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बताया बोल के कि ज़रूरत तो सभी चीज़ों की है, बट क्या है कि अभी इमिग्रेशन बंद है। तो अभी जब तक कोरोना पूरी तरह मेरे को लगता है क्लियर नहीं होगा तब तक अभी तक कोई भी वीज़ा वगैरह नहीं ओपन करेंगे। देखो सेकंड अनाउंसमेंट कब होती है, जब ओपन करने के बारे में बताएंगे, तो फिर जैसी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं उसके बारे में फिर से बात करूँगी। तो थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को देखा, जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू आप सबका। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो आने वाले टाइम सबके लिए अच्छा रहे। आने वाली और वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि फ़ॉरेन में आके हमें स्पेशली हमारे जो न्यूजीलैंड में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हमें लाइसेंस हमने कैसे अचीव किया और क्या क्या स्टेप है लाइसेंस को अचीव करने के यहाँ का। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।